हेलो दोस्तों, और मेरी पहली स्टोरी के साथ मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कहानी आज यूं है कि दोस्त ने ही दोस्त को मारा। कि दोस्त को पहले से पता था कि मेरा ही दोस्त मुझे मारेगा, और उसने वो सारे सबूत बनाए जिससे उसका दोस्त उसकी मौत के पश्चात भी फंस गया। कहानी कुछ ऐसे है कि पहले आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म में समझाते हैं कि 2008 में आई एक मूवी थी जिस आमिर खान की, जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। इसका नाम था गजनी। गजनी की स्टोरी मेरे हिसाब से आप में से ज्यादातर लोगों को पता है। कहानी की स्टोरी शॉर्ट में यूं थी कि आमिर खान एक बिजनेसमैन एक लड़की से प्यार करते हैं, लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारणवश कुछ लोग उस लड़की की हत्या कर देते हैं। तत्पश्चात आमिर खान की लोगों से होती है लड़ाई, जिससे उनके सर पे आ जाती है चोट। चोट आने से उनको एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इस बीमारी में क्या होता है कि कुछ समय के लिए आपकी याददाश्त चली जाती है। तो ये जब बीमारी आमिर खान को हुई तो आमिर खान ने अपनी पूरी बॉडी पर टैटूज बनवाए, अपने दुश्मनों के नाम लिखवाए, पता और मारने का रीजन, ये सारा कुछ लिखवाया और उनसे बदला लिया। ये कहानी तो थी रियल लाइफ, जब चलती है रियल लाइफ है। कहानी है मुंबई के बोरीवली इलाके की। कहानी कुछ यूं है कि सुबह सुबह बोरीवली के मुंबई के पुलिस स्टेशन को एक कॉल आता है कि फोन करने वाला कहता है कि बोरीवली के इलाके में एक स्पा है जिसका नाम है सॉफ्ट टच स्पा। उसमें एक लाश पड़ी हुई है और यहाँ पर किसी का कत्ल हो गया है। सुबह 11:30 बजे का वक्त था। पुलिस तुरंत हरकत में आती है और तुरंत स्पा पहुंचती है। पुलिस जाकर देखती है कि हाँ, सच में एक कत्ल हुआ है और तेज धार चाकू से गला काटा गया है, और पेट में भी काफी ज्यादा निशान है उसी चाकू के। पुलिस लाश की जांच करती है, और पुलिस को जांच करने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ था वो पुलिस का जानकार था। वो पुलिस के लिए मुखबिरी का काम भी किया करता था। पेशे से वो आरटीआई में वर्क करता था, जिसे हम बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब एक जानकारी निकाल कर और उसका सही यूज करना, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो उसका पेशा ये था, लेकिन वो पुलिस के लिए मुखबिरी भी किया करता था। तो पुलिस को शिनाख्त करने में ज्यादा परेशानी नहीं आई। पुलिस ने तुरंत शिनाख्त करके और पास ही के अस्पताल में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस ने यहाँ से अपनी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश शुरू की तो पुलिस ने स्टार्टिंग वहीं से की जहां पे उनको लाश मिली थी, मतलब स्पा से, सॉफ्ट टच स्पा से। सॉफ्ट टच स्पा के मालिक से जब पूछताछ की गई, जिसका नाम है संतोष रैकर। संतोष रैकर से जब पूछताछ शुरू की गई तो संतोष रैकर ने कहानी बताई कि कल रात गुरुबाग में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात के 12:30 बजे यहाँ स्पा में आया था। पुलिस ने कहा गर्लफ्रेंड कहाँ है। पुलिस ने सोचा कि गर्लफ्रेंड से शायद कोई क्लू मिल सकता है, तो पुलिस ने गर्लफ्रेंड को बुलवाया। तो गर्लफ्रेंड ने भी यही कहानी सुनाना स्टार्ट की। गर्लफ्रेंड की कहानी कुछ यूं थी कि उसने बताया कि कल 22 तारीख को, 22 जुलाई 2024 को गुरुबाग मेरे का बर्थडे था। तो उसने मुझे पार्टी के लिए बुलाया था। हम पार्टी करने के लिए नजदीकी ही बार में गए थे, जो इस पास से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर था। तो वो दोनों जब बार में गए थे, वहां से हम पार्टी करके वापस आए, तो हम सीधे स्पा की तरफ आए थे। हम स्पा की तरफ आए तो संतोष राइटर से मुलाकात हुई, क्योंकि स्पा उन्हीं का है। तो संतोष राइटर ने मुझसे कहा कि आप ऊपर जाइए और गुरु बाग मेरे से मेरे को कुछ बात करनी है। तो उनको वो नीचे उठाया। उसके बाद गर्लफ्रेंड ने बोला कि इसके बाद की कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं सुबह जागी तो मुझे लाश मिली। ये कहानी थी गुरु बाग मेरे की गर्लफ्रेंड की। सेम कहानी संतोष राइटर की भी यही थी। तो पुलिस ने ज्यादा डाउट नहीं किया यहाँ पे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया। तो पुलिस ने बार में जाके पता किया, तो बार में भी यही कहानी कि हाँ, 12 बजे गुरु बाग मेरे यहाँ आया था और 12:30 के बीच में वो निकल गया था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। अब पुलिस अपने दोनों हाथ यहाँ खड़े कर देती, क्योंकि कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं। लेकिन पुलिस यहाँ से सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है। सीसीटीवी खंगालती है। फिलहाल में तो पुलिस को सब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, चीजें साफ दिख नहीं रही है। मुंबई में इस समय अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो पुलिस जब सीसीटीवी खंगालती है तो पुलिस को पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन वहां पे दो व्यक्ति थे जो रेन कोट पहने हुए एक स्कूटर पे थे। जब पुलिस बाहर में सीसीटीवी कैमरे से सारा सीन देख लेती है, उसके बाद वो आके देखती है स्पा सेंटर पर। स्पा सेंटर पर भी उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगता तो वो कुछ और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की सोचते हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद उन्होंने स्पा के पास एक पान की दुकान में लगे हुए सीसीटीवी को भी खंगाला। उसमें उन्होंने देखा कि जो स्कूटी जिसपे दो व्यक्ति रेनकोट पहने सवार थे,
वो व्यक्ति बाढ़ से लेके इस पार तक गुरु बाग मेरे का पीछा कर रहे हैं। पुलिस को लगा ये कुछ अच्छा क्यों, मतलब यहाँ से कुछ कहानी में सॉल्यूशन मिल सकता है। तो पुलिस ने जब देखा कि ये दो व्यक्ति, तो अब बारिश का मौसम, गाड़ी का नंबर दिख नहीं रहा, रेनकोट पहने हैं, व्यक्ति की आइडेंटिटी हो नहीं पा रही, तो अब क्या करें। तो पुलिस ने सबसे पहले तो दुकान मालिक से पूछताछ की, क्योंकि वो स्कूटी जो दुकान पर रुकी हुई थी वो दुकान के अंदर भी गई थी और वहां से उसने सामान भी लिया था, और ये सब सीसीटीवी में कैद हो रहा था। जब पुलिस ने देखा कि दुकान के अंदर से सामान लिया गया है, तो पुलिस ने दुकानदार से पूछने का मन बनाया। तो पुलिस पहुंची दुकानदार के पास और दुकानदार से पूछताछ करती है। 12 से 12:30 के बीच में जो ये दो व्यक्ति आए हैं, इन्होंने आपसे क्या खरीदा। पहले तो दुकानदार बोलता है कि साहब यहाँ बहुत से लोग आते हैं दिन में, कैसे बताऊं, लेकिन पुलिस की कुछ मशक्कत के बाद वो चीजों को बताता है। उसने बताया कि ये लोग आए तो थे और इन्होंने गुटखा लिया था, मतलब पान मसाला जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने पान मसाला लिया था। अब पान मसाला लिया था लेकिन उनकी कोई आइडेंटिटी तो थी नहीं उसके पास, तो पुलिस वालों ने इतनी पूछ ली और वो वहां से चल पड़े। लेकिन जैसे ही वहां से चले तो उनको याद आया कि डिजिटल जमाना है, डिजिटल पेमेंट भी हो सकता है। तो पुलिस ने सोचा कि एक बार कंफर्म ही कर लेते हैं। तो पुलिस ने जाके उस दुकानदार से इस चीज को कंफर्म किया कि पेमेंट किस वे पे आया था, पेमेंट किस तरह किया गया था। तो दुकानदार बोलता है कि साहब पैसे हमें पेटीएम किए गए थे। पुलिस को यहाँ से एक और क्लू मिला, और वो काफी अच्छा क्लू था, जो कि पुलिस को काफी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता था। तो पुलिस ने उस पेटीएम ट्रांजैक्शन के थ्रू उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, नाम और डिटेल सारी निकलवा ली। जब ये डिटेल निकली तो उस डिटेल पर जो नाम आया वो नाम था फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी भी गुरु बाग मेरे की कहानी का ही एक पात्र है और वो उससे जुड़ा भी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि गुरु बाग मेरे जो आरटीआई में वर्क करता था, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए लोगों को ब्लैकमेल भी करता था, और उसका शिकार था फिरोज अंसारी। फिरोज अंसारी भी उसकी ब्लैकमेलिंग का शिकार था। ये हम आगे जानेंगे कहानी में कि किस प्रकार से शिकार था। अब उस नंबर के थ्रू फिरोज अंसारी की जांच होती है। फिरोज अंसारी की जांच में जब देखा गया कि इसने उस टाइम के पीरियड में इन लोगों से बात की, तो उसमें एक ही नंबर सबसे ज्यादा डायल किया गया था, जो कि सुबह के 5 बजे तक डायल किया गया और अच्छी खासी क्वांटिटी में। उस नंबर को भी पुलिस निकालती है और वो नंबर आप सबको चौंका सकता है, क्योंकि वो नंबर काफी इंटरेस्टिंग था और वो था नंबर गुरु बाग मेरे के दोस्त का। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि दोस्त ने ही दोस्त का कत्ल करवाया, और उस दोस्त को पता था ये मेरा कत्ल करवाएगा, और उसने वो सबूत भी पहले से ही रख के गया था। तो यहाँ पर जब पुलिस ने जांच करी फिरोज अंसारी के नंबर पे कॉल किससे ज्यादा हुई है, तो वहां पर सिर्फ एक ही नंबर निकल रहा था, जो कि बार बार फिरोज अंसारी की तरफ से डायल किया जा रहा था उस कत्ल के दौरान। पुलिस की टीम बाकी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल अचानक आता है आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, जो केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। तो उनके पास जब डॉक्टर का कॉल आता है तो डॉक्टर उनको बताते हैं, और ये सुनकर पुलिस वाले के कान खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर उनको बोलते हैं कि जिस व्यक्ति का ये कत्ल हुआ है, उस व्यक्ति के दोनों पैरों पर कुल 22 टैटू बने हुए हैं, मतलब जांघों की तरफ, जो कि आप फोटोज में देख सकते हैं। और फोटोज में जो नाम लिखे हुए हैं उनमें 22 नाम है, लेकिन इसमें 3 लाइनें ऊपर मराठी में लिखी हुई हैं, जो लाइनें बोलती हैं कि यदि मेरा कत्ल होता है तो जांच इन्हीं 22 व्यक्तियों पर की जाए, क्योंकि कातिल इन्हीं में से हो सकता है। मतलब मरने वाले को पहले से पता था कि मुझे कौन मार सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एक व्यक्ति अपनी डायरी बनाता है, एक व्यक्ति अपना कोई क्लू छोड़ता है, लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी बॉडी को ही दर्द दे के टैटू बनवाए और अपने कातिलों के नाम अपनी जांघों पे लिखवाए। यहाँ पे कातिलों को तो नहीं बोल सकते, और उसने अपनी जांघों पे अपने दुश्मनों के नाम लिखवाए। तो ये सुनकर
पुलिस के कान खड़े हो गए और उन्होंने डॉक्टर से उन फोटोज की मांग की। तो डॉक्टर ने जब फोटोज भेजी तो उसमें कुल 22 नाम थे। इसके बाद डॉक्टर अपना फोन रख देते हैं। पुलिस की पहली टीम अभी भी उसी चीज पे लगी हुई थी जिसने फिरोज अंसारी का नंबर निकाला था। अब कहानी कुछ आगे चलती है और कहानी पहुंचती है केस के आईयू के सीनियर के पास। तो जब आईयू अपने सीनियर इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसको कहानी सुनाता है कि सर हमने फिरोज अंसारी का नंबर निकाल लिया है और फिरोज अंसारी ने जिस व्यक्ति से बात की है उस व्यक्ति का नाम है, इतने में ही इंस्पेक्टर खुद ही बोलते हैं कि उस व्यक्ति का नाम संतोष रहकर है। आईयू चौंक जाता है कि सर को कैसे पता। संतोष रहकर को तुरंत उठाया जाता है उसी टाइम। संतोष रहकर वही स्पा मालिक है जिसने गुरु बाग मेरे को रिसेप्शन पर बिठा के रखा था। संतोष रहकर को उठाया जाता है और पुलिस अपनी तरीके से तफ्तीश करती है। कुछ समय में ही संतोष रहकर टूट जाता है और वो सारी कहानियां बोलना शुरू करता है। कहानी कुछ यूं थी कि संतोष रहकर का कहना था कि गुरु बाग मेरे मुझे ब्लैकमेल किया करता था क्योंकि मैं एक स्पा संचालक हूँ जिसकी वजह से गुरु बाग मेरे को सारा कुछ पता था कि हमारा लाइसेंस किस लिए ऑथेंटिकेटेड है, कितना वर्क हम उस पर कर सकते हैं और हम क्या क्या कर रहे हैं। इस चक्कर में पुलिस के डर से मैं उसे पैसे देता रहता था और उसकी दिन प्रतिदिन डिमांड बढ़ती ही जा रही थी। और यही उसने फिरोज अंसारी के साथ किया था। फिरोज अंसारी वही जिसने कत्ल किया था। फिरोज अंसारी भी मुंबई के इलाके का स्पा संचालक था जो कि गुरु बाग मेरे को पैसे देता रहता था। एक समय आकर फिरोज अंसारी ने गुस्से में आकर उसे पैसे देने से मना कर दिया, जिसके चलते गुरु बाग मेरे ने पुलिस के साथ जो उसकी पहले से 60 गार्ड थी उनसे बात करके फिरोज अंसारी के स्पा सेंटर पर छापा लगवा दिया, जहां से कुछ लड़के और लड़कियां गिरफ्तार भी किए गए और उसका सेंटर बंद कर दिया गया, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इसके चलते फिरोज अंसारी को भी गुरु बाग मेरे से दुश्मनी थी। तो जब ये बात संतोष रैकर को मालूम पड़ी तो संतोष रैकर ने फिरोज अंसारी से मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों एक ही व्यक्ति के शिकार हैं, क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए। कहानी कुछ यूं है कि फिरोज अंसारी उसकी बात को मान भी गया, लेकिन अब इसमें होती है किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री। तीसरा व्यक्ति वो जिसने कत्ल किया और वो भी दिल्ली से जाके। फिरोज अंसारी अपने दूर के रिश्तेदार जिसका नाम है साकिब, साकिब को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, तुम्हें एक कत्ल करना है यहाँ मुंबई में आके। साकिब इस बात को मान जाता है। ये पूरी कहानी बताने के बाद संतोष रहकर के बाद अब फिरोज अंसारी पे पुलिस छापा डालती है। जब पुलिस छापा डालती है तो फिरोज अंसारी को भी उठा लिया जाता है। कहानी दूसरे ही दिन की थी। साकिब अंसारी को भी उठाने के लिए पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो मालूम पड़ता है कि साकिब वहां से कत्ल करने के बाद निकल चुका है दिल्ली के लिए। लेकिन जब किस्मत खराब होती है तब कुछ भी हो सकता है। इस चक्कर में साकिब की ट्रेन थी लेट और पुलिस ने उससे भी रेलवे स्टेशन से उठा लिया था। अब उन तीनों से पूछताछ हुई कि कत्ल की प्लानिंग कैसे की। रीजन तो आपको बता ही दिया है कि कत्ल क्यों किया गया, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए गुरु बाग मेरे लोगों को ब्लैकमेल किया करता था। मानते हैं चीजें गलत हैं लेकिन कत्ल इनका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मानता हूँ कि ब्लैकमेल करना बहुत ज्यादा गलत होता है, मानता नहीं बल्कि ब्लैकमेल करना गलत ही होता है, लेकिन कत्ल इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसके चलते अब उन तीनों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में बताया जाता है कि प्लानिंग 1 महीने पहले से की गई। साकिब 1 महीने पहले से उसकी रैकी कर रहा था। रैकी करने के बाद जब 22 तारीख को गुरु बाग मेरे का बर्थडे था तो उसने संतोष को कॉल किया कि मैं रात में 12:30 बजे तुम्हारे स्पा में रुकूंगा। संतोष ने भी बड़ी खुशी से कहा हाँ आ जाइए, आपका बर्थडे है तो हम पार्टी भी करेंगे। तो इतना सुनने के बाद संतोष ने फिरोज और साकिब को भी कॉल किया और बताया कि मौका यही सही है। फिरोज और साकिब दोनों ने उसका पीछा उसी बार से किया जहां उसने पार्टी की शुरुआत की थी। तो 12 से 12:30 के बीच में
जब पीछा करने के बाद 12:30 बजे जब गुरु बाग मेरे स्पा में आता है, तो संतोष उसको नीचे ही बिठा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर रूम में भेज देता है। और नीचे बिठाने के बाद वो तुरंत ही फिरोज को इशारा करता है। फिरोज और साकिब एक नया ब्लेड, 7,000 रुपए का ब्लेड था, तुरंत ही लेकर गुरु बाग मेरे पे टूट पड़ते हैं और उसका गला काट देते हैं। 4 से 5 बार गले पर वार किया गया और पेट में भी काफी बार वार किया गया और गुरु बाग मेरे वहां दम तोड़ते थे। ये कहानी वो तीनों बताते हैं पुलिस को। तो जब ये कहानी खत्म हुई तो पुलिस ने फिर वही चीज खंगालनी शुरू की जो डॉक्टर ने बताई थी कि मेरे दुश्मन ये है। तो जब पुलिस उन फोटोज को देखती है कि उसके जांघों पे जो नाम लिखे थे उनमें नाम है कि नहीं है संतोष का या फिरोज का, तो जब वो चेक करती तो 1, 2, 3 छोड़ने के बाद 6वें नंबर पे जैसे ही पुलिस पहुंचती है वहां पे नाम मिलता है संतोष रैकर का। संतोष रैकर जो पार्टी के लिए उसे स्पा में बुलाता है, दोस्त भी मानता है लेकिन कत्ल भी करवाता है। वही गुरु बाग मेरे उसे दोस्त भी मानता है और दुश्मनों की लिस्ट में 6वें नंबर पर उसका नाम भी रखता है। तो यहाँ पे दोस्ती बोले या दुश्मनी बोले, ये आप ही लोग डिसाइड करिए। ये कहानी मुंबई से थी और ये कहानी मैंने खुद ही कहानी को सुन के काफी इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद आप लोगों के सामने पेश किया। कहानी कैसी लगी प्लीज बताएं। और ये मेरी पहली कहानी है। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।